नमस्कार। लाइफ इन कलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की आप बीती, जो यह बताएगी कि उन पर क्या क्या बीती। ये उसका एक संक्षिप्त विवरण है। मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है, जिसमें कहीं कहीं तो गड्ढे हैं, कहीं पर टीले पर्वत, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान तो नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। मेरा जन्म संवत 1967 में हुआ। पिता डाकखाने में क्लर्क थे और माता मरीज। एक बड़ी बहन भी थी। उस समय पिताजी शायद 20 रुपए ही पाते थे। 40 रुपए तक पहुँचते पहुँचते उनकी मृत्यु हो गई। यूँ वह बड़े ही विचारशील, जीवन पथ पर आंखें खोलकर चलने वाले आदमी थे, लेकिन आखिरी दिनों में एक ठोकर खा गए और खुद तो गिरे ही थे, उसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया। 15 साल की अवस्था में उन्होंने मेरा विवाह कर दिया और विवाह करने के साल भर बाद ही परलोक सिधार गए। उस समय मैं 9वें दर्जे में पढ़ता था। घर में स्त्री थी, विमाता थी, उनके 2 बालक थे और आमदनी एक पैसे की भी नहीं थी। घर में जो कुछ थोड़ी बहुत पूंजी थी, वह पिताजी की 6 महीने की बीमारी और क्रियाकर्म में खर्च हो चुकी थी। और मुझे अरमान था वकील बनने का और एमए पास करने का। नौकरी उस ज़माने में भी इतनी दुष्प्राय थी जितनी आज है। दौड़ धूप करके शायद 10-12 की कोई जगह पा जाता, पर यहाँ तो आगे पढ़ने की धुन भी थी। पाँव में लोहा नहीं था। पाँव में कोई लोहे की अष्टधातु की बेड़ियां थी और मैं चढ़ना चाहता था बहुत ऊंचे पहाड़ पर। गांव में पाँव में मेरे जूते न थे, देह पर साबित कपड़े न थे। महंगी अलग अलग सेर के जौ थे। स्कूल के 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में मैं पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ़ कर दी थी। इम्तिहान तो सर पर था और मैं बांस के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाया करता था। जाड़ों के दिन थे। 4 बजे पहुंचता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहां से मेरा घर देहात में 5 मील पर था। तेज चलने पर भी 8 तो बज ही जाते थे और मैं घर नहीं पहुंच पाता था। और प्रातःकाल 8 बजे फिर से मुझे घर से निकल जाना पड़ता था। कभी वक्त पर स्कूल न पहुंच पाता मैं। रात को भोजन करके कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने मैं कब सो जाता। फिर भी हिम्मत में बांधे हुए था। मेट्रिकुलेशन तो किसी तरह पास हो गया, पर आया सेकेंड डिवीज़न ही। क्वींस कॉलेज में भर्ती होने की अब कोई आशा ना रही। फीस केवल अव्वल दर्जे वाले को ही माफ़ हो सकता था। संयोग से उसी साल हिंदू कॉलेज खुल गया। मैंने इस नए कॉलेज में पढ़ने का निश्चय किया। प्रिंसिपल थे मिस्टर रिचर्डसन। उनके मकान पर गया। वह पूरे हिंदुस्तानी वेश में थे। कुर्ता और सीधी पहने, फर्श पर धोती पर पहने हुए कुछ लिख रहे थे। मगर मिजाज को तब्दील करना इतना आसान न था। मेरी प्रार्थना सुनकर आधी ही कहने पाया था। बोले कि घर में कॉलेज की बातचीत वे नहीं करते हैं, कॉलेज में ही मिलो। खैर, कॉलेज में गया, मुलाकात भी हुई, पर वो बेहद निराशाजनक रही। फीस माफ़ ना हो सकी, पर अब मैं करूँ क्या? अगर प्रतिष्ठित सिफारिशें ला सकता था तो शायद मेरी प्रार्थना पर कुछ विचार हो पाता, लेकिन देहाती युवक को शहर में जानता ही कौन था। रोज़ घर से चलता कि सारी कहीं से ना कहीं से मैं सिफारिश लेकर आऊं, पर 12 मील की मंजिल पार कर शाम को घर लौट आता। मैं किसी से क्या कहता? कोई अपना पूछने वाला भी तो ना था। कई दिनों के बाद एक सिफारिश मिली। एक ठाकुर इंद्र नारायण सिंह हिंदू कॉलेज की प्रबंधकारिणी सभा में थे। उनसे जाकर रोया मैं। उन्हें मुझ पर दया सी आ गई। सिफारिश चिट्ठी भी दे दी। उस समय मेरे आनंद की कोई सीमा ना रही। खुश होता हुआ मैं घर आया। दूसरे दिन प्रिंसिपल से मिलने का इरादा जो था, लेकिन घर पहुंचते ही मुझे ज्वर आ गया। वो 2 सप्ताह से मैं पहले हिल न सका। नीम का काढ़ा पीते पीते नाक में दम आ गया। एक दिन द्वार पर बैठा था कि मेरे पुरोहित जी आ गए। मेरी दशा देखकर समाचार पूछा और तुरंत खेतों में जाकर एक जड़ खोद लाए और उसे धोकर 7 दाने काली मिर्च के साथ पिसवाकर मुझे पिला दिया। उसमें जादू सा असर हुआ। ज्वर चढ़ने में घंटे भर की ही देर थी। इस औषध ने मानो जाकर उसका गला ही दबा दिया। मैंने पंडित जी से बार बार उस जड़ी का नाम पूछा, पर उन्होंने कुछ न बताया। कहा, नाम बता देने से उसका असर जाता रहेगा। 1 महीने बाद मैं फिर मिस्टर रिचर्डसन से मिला और सिफारिशी चिट्ठी दिखाई। प्रिंसिपल ने मेरी तरफ तीव्र नेत्रों से देखकर पूछा,
इतने दिन कहाँ थे? बीमार हो गया था। क्या बीमारी थी तुम्हें? मैं इस प्रश्न के लिए तैयार न था। अगर ज्वर बताता हूँ तो शायद साहब मुझे झूठा ही समझेंगे। ज्वर मेरी समझ से हल्की सी चीज़ थी, जिसके लिए इतनी लंबी गैर हाजिरी अनावश्यक थी। कोई ऐसी बीमारी बतानी चाहिए थी जो अपनी कष्ट साध्यता के कारण दया भी उभार सके। उस वक्त मुझे और किसी बीमारी का नाम याद न आया। ठाकुर इंद्र नारायण सिंह से जब मैं सिफारिश के लिए मिला था तो उन्होंने अपने दिल की धड़कन की बीमारी की मुझसे चर्चा की थी। वह शब्द मुझे याद आ गया। मैंने कहा, पेल्पिटेशन ऑफ हार्ट सर। साहब ने विस्मित होकर मेरी ओर देखा और कहा, अब तुम बिल्कुल अच्छे हो? जी हाँ सर। अच्छा, प्रवेश पत्र भरकर ले आओ। मैंने समझा कि मेरा बेड़ा पार हुआ। फॉर्म लिया, खाना पूरी की और पेश कर दिया। साहब उस समय कोई क्लास ले रहे थे। 3 बजे मुझे फॉर्म वापस मिला। उस पर लिखा था, इसकी योग्यता की जांच की जाए। यह नई समस्या उपस्थित हो गई। मेरा दिल बैठ सा गया। अंग्रेजी के सिवा और किसी विषय में पास होने की मुझे कोई आशा न थी, और बीजगणित और रेखागणित से तो मेरी रूह कांप जाती थी। जो कुछ याद था वह भी मैं भूल भाल गया था। लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था? भाग्य का भरोसा करके क्लास में गया और अपना फॉर्म दिखाया। प्रोफेसर साहब बंगाली थे, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। वॉशिंगटन इरविंग का रिपी वॉन विंकिल था। मैं पीछे की कतार में जाकर बैठ गया और 2 ही 4 मिनट में मुझे ज्ञात हो गया कि प्रोफेसर साहब अपने विषय के ज्ञाता हैं। घंटा समाप्त होने पर उन्होंने आज के पाठ पर मुझसे कई प्रश्न किए और फॉर्म पर संतोषजनक लिख दिया। एक दूसरा घंटा बीजगणित का था। इसके प्रोफेसर भी बंगाली ही थे। मैंने अपना फॉर्म दिखाया। नई संस्थाओं मंच प्राय वही छात्र आते हैं जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती। यहाँ भी यही हाल था। क्लासों में अयोग्य छात्र भरे हुए थे। पहले रेले में जो आया वह भर्ती हो गया। भूख में साग पात सभी रुचिकर होता है। अब पेट भर गया था। छात्र चुन चुन कर लिए जाते थे। इन प्रोफेसर साहब ने गणित में मेरी परीक्षा ली और मैं फेल हो गया। फॉर्म पर गणित के खाने में असंतोषजनक लिख दिया गया। मैं इतना ज़्यादा हताश हुआ कि फॉर्म लेकर फिर प्रिंसिपल के पास न जा पाया। सीधा मैं घर चला आया। गणित मेरे लिए गौरी शंकर की चोटी था। कभी उस पर चढ़ ना सका। इंटरमीडिएट में 2 बार गणित में फेल हुआ और निराश होकर इम्तिहान देना ही छोड़ दिया। 10-12 साल के बाद जब गणित की परीक्षा में अख्तियारी हो गई, तब मैंने दूसरे विषय लेकर उसे आसानी से पास कर लिया। उस समय तक यूनिवर्सिटी के इस नियम ने कितने युवकों की आकांक्षाओं का खून किया, कौन कह सकता है। खैर, मैं निराश होकर घर तो लौट आया, लेकिन पढ़ने की लालसा अभी तक बनी हुई थी। घर बैठकर क्या करता? किसी तरह गणित को सुधारूं और कॉलेज में भर्ती हो जाऊं, यही धुन थी। इसके लिए शहर में रहना बेहद ज़रूरी था। संयोग से एक वकील साहब के लड़के को पढ़ाने का काम मिला। 5 रुपये वेतन ठहरा। मैंने 2 रुपये में अपना गुजर करके 3 रुपये घर में देने का निश्चय किया। वकील साहब के अस्तबल के ऊपर एक छोटी सी कच्ची कोठरी थी। उसी में रहने की आज्ञा ले ली। एक टाट का टुकड़ा भी बिछा लिया। बाजार से एक छोटा सा लैंप ले आया और शहर में ही मैं रहने लग गया। घर से कुछ बर्तन भी लाया। एक वक्त खिचड़ी पका लेता, बर्तन धो मांज कर लाइब्रेरी में चला जाता। गणित तो एक बहाना था। उपन्यास आदि मैं पढ़ा करता था। पंडित रतननाथ दरगाह फसाना आज़ाद उन्हीं दिनों मैंने पढ़ा। चंद्रकांता संतति भी मैंने पढ़ी। बकीम बाबू के उर्दू अनुवाद जितने पुस्तकालय में मिले सब मैंने पढ़ डाले। जिन वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था उनके साले मेरे साथ मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे। उन्हीं की सिफारिश से मुझे एक यह पद मिला। उनसे दोस्ती थी, इसलिए जब ज़रूरत होती पैसे भी उधार ले लिया करता था। वेतन मिलने पर हिसाब हो जाता था। कभी 2 रुपये हाथ आते, कभी 3। जिस दिन वेतन के 2-3 रुपये मिलते, मेरा संयम हाथ से निकल जाता। प्यासी तृष्णा हलवाई की दुकान की ओर खींच ले जाती। 2-3 आने पैसे खाकर ही उठता था। उस दिन घर जाता, 2-2.5 रुपये दे आता। दूसरे दिन फिर से उधार लेना शुरू कर देता, लेकिन कभी कभार उधार मांगने में थोड़ा संकोच भी होता और दिन का दिन निराह व्रत रखना मुझे पड़ जाता था। इस तरह 4-5 महीने तो बीत गए। इस बीच एक बाजार से 2-2.5 रुपये के कपड़े ले लिए थे। रोज़ उधर से निकलता था। उसे मुझ पर विश्वास हो गया था। जब महीने मेरे निकल गए और मैं रुपये ना चुका सका, तो मैंने उधर से निकलना ही छोड़ दिया। चक्कर देकर निकल जाता। 3 साल के बाद उसके रुपये मैं अदा कर पाया था।
उसी ज़माने में शहर का एक बेलदार मुझसे हिंदी पढ़ने आया करता था। वकील साहब के पिछवाड़े उसका मकान था। जान लो भैया, उसका सुकून तकिया था। हम लोग उसे जान लो भैया ही कहा करते थे। एक बार मैंने उससे भी 8 आने पैसे उधार लिए। वह पैसे उसने मुझसे मेरे घर गांव में जाकर 5 साल बाद ही वसूल कर लिए थे। मेरी अब भी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन दिन ब दिन निराश होता जाता था। जी चाहता था कहीं नौकरी कर लूं, पर नौकरी कैसे मिलती और कहाँ मिलती, यह मैं ना जानता था। जाड़े के दिन थे, पास एक कौड़ी न थी। 2 दिन एक एक पैसा का चबेना खाकर काटे थे। मेरे महाजन ने उधार देने से भी इनकार कर दिया था। यह संकोच में उससे मांग ना सका था। चिराग जल चुके थे। मैं एक बुक सेलर की दुकान पर एक किताब बेचने गया था। चक्रवर्ती गणित की कुंजी थी। 2 साल हुए खरीदे थे। अब तक उसे बड़े जतन से रखा हुआ था, पर आज चारों ओर से निराश होकर मैंने उसके बेचने का निश्चय किया था। किताब तो 2 रुपये की थी, लेकिन एक पर ही सौदा ठीक हुआ। मैं रुपया लेकर दुकान से उतरा ही था कि एक बड़ी बड़ी मूछों वाले सौम्य पुरुष ने, जो उस दुकान पर बैठे हुए थे, मुझसे पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा, पढ़ता तो कहीं नहीं हूँ, पर आशा करता हूँ कि कहीं नाम लिखा लूँगा। मेट्रिकुलेशन पास हो? जी हाँ। नौकरी करने की इच्छा तो नहीं है? नौकरी मिलती ही कहाँ है, मिलती ही नहीं है मुझे तो। वह सज्जन एक छोटे से स्कूल के हेडमास्टर थे। उन्हें एक सहकारी अध्यापक की बेहद ज़रूरत थी। 18 रुपये वेतन था। मैंने स्वीकार कर लिया। 18 रुपये उस जमाने में मेरी निराशा व्यथित कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ान से भी बेहद ऊपर थे। मैं दूसरे दिन हेडमास्टर साहब से मिलने का वादा करके चला तो पाँव ज़मीन पर ही ना पड़ते थे। यह सन 1899 की बात है। परिस्थितियों का सामना करने को मैं तैयार था और गणित में अटक न जाता तो अवश्य आगे जाता। पर सबसे कठिन परिस्थिति यूनिवर्सिटी की मनोविज्ञान शून्यता थी, जो उस समय और उसके कई साल बाद तक उस डाकू सा व्यवहार करती थी जो छोटे बड़े सभी को एक खाट पर सुलाता है। मैंने पहले पहल 1907 में गल्पें लिखना शुरू किया। डॉक्टर रविंद्रनाथ की कई गल्पें मैंने अंग्रेजी में पढ़ी थी और उन्हीं का उर्दू अनुवाद उर्दू पत्रिकाओं में छपवाया था। उपन्यास तो मैंने 1901 से ही लिखना शुरू किया था। मेरा को एक उपन्यास 1902 में निकला और दूसरा 1904 में, लेकिन गल्प 1907 से पहले मैंने एक भी न लिखा। मेरी पहली कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रत्न। वह 1907 में ज़माना में छपी। उसके बाद मैंने 4-5 कहानियाँ और लिखीं। 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन के नाम से 1909 में छपा। उस समय बंग भंग का आंदोलन भी हो रहा था। कांग्रेस में गर्म दल की सृष्टि हो चुकी थी। इन 5 कहानियों में स्वदेश प्रेम की महिमा गाई गई थी। उस वक्त मैं शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर था और हमीरपुर जिले में तैनात था। पुस्तक को छपे 6 महीने हो चुके थे। एक दिन मैं रात को अपनी रावटी में बैठा हुआ था कि मेरे नाम जिलाधीश का परवान पहुंच गया कि मुझसे तुरंत मिलो। जाड़े के दिन थे, साहब दौरे पर थे। मैंने बैलगाड़ी जुतवाई और रातों रात 30-40 मील तय करके दूसरे दिन साहब से मिला। साहब के सामने सोजे वतन की एक प्रति रखी हुई थी। मेरा तो माथा ही ठनक गया। उस वक्त मैं नवाब राय के नाम से लिखा करता था। मुझे इसका कुछ कुछ पता तो मिल चुका था कि खुफिया पुलिस इस किताब के लेखक की खोज में है। समझ गया, उन लोगों ने मुझे तो खोज निकाला और इसकी की जवाबदेही करने के लिए मुझे बुलाया गया है। साहब ने मुझसे पूछा, यह पुस्तक तुमने लिखी है क्या? मैंने स्वीकार कर लिया। साहब ने मुझसे एक एक कहानी का आशय पूछा और अंत में बिगड़ कर बोले, तुम्हारी कहानियों में शिडिसन भरा हुआ है। अपने भाग्य को बखानों की अंग्रेज अमलदारी में हो। मुगलों का राज्य होता तो तुम्हारे दोनों हाथ ही काट लिए जाते। तुम्हारी कहानी एकांगी है। तुमने अंग्रेजी सरकार की तौहीन की है और भी बहुत कुछ। फैसला यह हुआ कि मैं सोजे वतन की सारी प्रतियां सरकार के हवाले कर दूं और साहब की अनुमति के बिना अब कुछ भी न लिखूं। मैंने समझा, चलो सस्ता ही छूट गए। 1000 प्रतियां तो छपी ही थी। अभी मुश्किल से 300 ही बिकी हैं। 700 प्रतियां मैंने ज़माना कार्यालय से मंगवाकर साहब की सेवा में अर्पण कर दी। मैंने समझा था बला टल गई, किंतु अधिकारियों को इतनी आसानी से संतोष ना हो सका। मुझे बाद में मालूम हुआ कि साहब ने इस विषय में जिले के अन्य कर्मचारियों से परामर्श भी किया है। सुपरिटेंडेंट पुलिस, 2 डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर, जिनका मैं मातहत था, मेरी तकदीर का फैसला करने के लिए बैठे हुए। एक डिप्टी कलेक्टर साहब ने गल्पों से उद्धरण निकालकर सिद्ध किया कि इनमें आदि से अंत तक सिडिसन के सिवा और कुछ भी नहीं है।
और सिटिजन भी साधारण नहीं बल्कि संक्रामक है। पुलिस के देवता ने कहा, ऐसे खतरनाक आदमी को ज़रूर सख्त सज़ा देनी चाहिए। डिप्टी इंस्पेक्टर साहब मुझसे बहुत ही स्नेह किया करते थे। इस भय से कि कहीं मामला तूल न पकड़ ले, उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि वो मित्र भाव से मेरे राजनीतिक विचारों की थाह लेंगे और उस कमेटी में रिपोर्ट पेश कर देंगे। उनका विचार था कि मुझे समझा दें और रिपोर्ट में लिख दें कि लेखक केवल कलम का ही उग्र है और राजनीतिक आंदोलन से उसका कोई संबंध नहीं है। कमेटी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। हालांकि पुलिस के देवता उस वक्त भी पैतरे बदलते रहे। सहसा कलेक्टर साहब ने डिप्टी इंस्पेक्टर से पूछा, आपको आशा है कि वह आपसे अपने दिल की बात सही सही कह देगा? आप मित्र बनकर उनका भेद लेना चाहते हैं, यह तो मुखबिरी हुई। मैं इस कमीनापन समझता हूँ। डिप्टी साहब अप्रतिभ होकर हकलाते हुए बोले, मैं तो हुजूर के हुक्म। साहब ने तो बीच में ही बात काट दी। नहीं, यह मेरा हुक्म नहीं है। मैं ऐसा हुक्म नहीं देना चाहता। अगर पुस्तक के लेखक का सिटीजन साबित हो सके तो खुली अदालत में मुकदमा चलाइए, नहीं तो धमकी देकर छोड़ दीजिए। मुंह में राम बगल में छुरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब यह वृत्तांत डिप्टी इंस्पेक्टर साहब ने कई दिनों पीछे खुद मुझसे कहा तो मैंने पूछा, क्या आप सचमुच में मेरी मुखबिरी करते? वह हंसकर बोले, असंभव। कोई लाख रुपए भी देता तो भी ना करता। मैं तो केवल अदालत की कार्यवाही ही रुकना चाहता था, और वह रुक भी गई। मुकदमा अदालत में आता तो सज़ा तो होनी तय थी। यहाँ आपकी पैरवी करने वाला भी कोई न मिलता। मगर साहब शरीफ इंसान थे। मैंने स्वीकार किया। हाँ हाँ, बहुत ही शरीफ थे। मैं हमीरपुर में ही था कि मुझे पेचिश की शिकायत भी पैदा हो गई। गर्मी के दिनों में देहातों में कोई हरी तरकारी तो मिलती न थी। एक बार कई दिन तक लगातार सूखी गुइयाँ खाने पड़ी मुझे। यूँ मैं गुइयों को बिच्छू समझता था और अब भी समझता हूँ, लेकिन न जाने क्यों कर यह धारणा मेरे मन में बैठ गई थी कि अजवाइन सी गुइयों का बादी बन जाता रहता है। खूब अजवाइन भी खा लिया करता। 10-12 दिन तक किसी तरह का कष्ट ना हुआ। मैंने समझा शायद बुंदेलखंड की पहाड़ी जलवायु ने मेरी दुर्बल पाचन शक्ति को तीव्र कर दिया है। लेकिन एक दिन पेट में दर्द हुआ और सारा दिन मैं मछली की भांति तड़पता रहा। फांकियाँ भी लगाई मगर दर्द कम न हुआ। दूसरे दिन पेचिश हो गई। मल के साथ आव भी आने लगा, लेकिन दर्द जाता रहा। इसी तरह 1 महीना बीत चुका था। मैं एक कस्बे में पहुंचा तो वहाँ के थानेदार साहब ने मुझसे थाने में ही ठहरने और भोजन का आग्रह करने के लिए कहा। कई दिन से मूंग की दाल खाते और पथ्य के करते करते ऊब चुका था। सोचा क्या हर्ज है, आज यहीं ठहर जाते हैं। भोजन तो स्वादिष्ट मिलेगा। थाने में ही अड्डा जमा दिया। दरोगा जी ने जमीकंद का सालन पकवाया, पकौड़ियाँ, दही बड़े और पुलाव भी साथ में। मैंने एहतियात से खाना खाया। रमीकंद को मैंने केवल 2 फाके खाई, लेकिन खा पीकर जब थाने के सामने दरोगा जी के फूस के बंगले में लेटा तो 2-2.5 घंटे बाद ही पेट में फिर से दर्द होने लगा। सारी रात और अगले दिन भर कराहता रहा। सोडे की 2 बोतलें पीने के बाद कै हुई तो जाकर मुझे चैन मिला। मुझे विश्वास हो गया यह जमीकंद की कारस्तानी है। गुइयों से तो पहले ही मेरी कट्टी हो चुकी थी, अब जमीकंद से भी बैर हो गया। तब से इन दोनों चीज़ों की सूरत देखकर मैं काँप जाता हूँ। दर्द तो फिर भी जाता रहा, पर पेचिश ने अड्डा जमा दिया। पेट में 24 घंटे तनाव बना रहता था। अफरा हुआ करता था। संयम के साथ 4-5 मील टहलने जाता, व्यायाम भी करता, पथ्य से भोजन करता, कोई ना कोई औषधि भी खाया करता, किंतु पेचिश टलने का नाम न लेती थी और देह भी मेरी घुलती जाती थी। कई बार कानपुर आकर दवा कराई। एक बार महीने भर प्रयाग में डॉक्टरी और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन भी किया, पर कोई फायदा न हुआ। तब मैंने तबादला कराया। चाहता था रोहेलखंड, पर पटका गया बस्ती के जिले में और हल्का वह मिला जो नेपाल की तराई है। सौभाग्य से वही मेरा परिचय स्वर्गीय पंडित मन्नन द्विवेदी गजपुरी से हुआ, जो डोमी रियाजगंज में तहसीलदार थे। कभी कभी उनके साथ साहित्य चर्चा हो जाती थी, लेकिन यहाँ आकर पेचिश और बढ़ गया। तब मैंने 6 महीने की छुट्टी ली और लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से निराश होकर काशी के एक हकीम से इलाज कराने लगा। 3-4 महीने के बाद कुछ थोड़ा सा फ़ायदा तो मालूम हुआ, पर बीमारी जड़ से न गई। जब फिर बस्ती में पहुंचा तो वही हालत हो गई। जब मैंने दौरे की नौकरी छोड़ दी और बस्ती हाई स्कूल में स्कूल मास्टर मैं हो गया। फिर यहाँ से तब्दील होकर गोरखपुर पहुँच गया। पेचिश पूर्वत ही जारी रही। यहाँ मेरा परिचय महावीर प्रसाद जी पोद्दार से हुआ, जो साहित्य के मर्मज्ञ थे, राष्ट्र के सच्चे सेवक और बड़े ही उद्योगी पुरुष थे। मैंने बस्ती से सरस्वती में कई गल्पें छपवाई थीं।
पोद्दार जी की प्रेरणा से मैंने फिर उपन्यास लिखा और सेवा सदन की सृष्टि हुई। वही मैंने प्राइवेट बीए भी पास किया। सेवा सदन का जो आदर हुआ उससे उत्साहित होकर मैंने प्रेमाश्रय भी लिख डाला और गल्पे भी बराबर लिखता रहा। कुछ मित्रों की, विशेषकर पोद्दार जी की सलाह से मैंने जल चिकित्सा आरंभ की, लेकिन 3-4 महीने के स्नान और पथ्य का मेरे दुर्भाग्य से यह परिणाम हुआ कि मेरा पेट बढ़ गया और मुझे रास्ता चलने में भी दुर्बलता महसूस होने लगी। एक बार कई मित्रों के साथ मुझे एक जीने पर चढ़ने का अवसर पड़ा और लोग धड़धड़ाते हुए चले गए, पर मेरे पाँव तो ही ना उठते पाते थे। बड़ी मुश्किल से हाथों का सहारा लेते हुए मैं ऊपर पहुंचा। उस दिन मुझे अपनी कमजोरी का यथार्थ ज्ञान हुआ। समझ गया, अब थोड़े दिनों का और मेहमान हूँ, जल चिकित्सा तो बंद करनी पड़ेगी। एक दिन संध्या समय उर्दू बाजार में श्री दशरथ प्रसाद जी द्विवेदी, संपादक स्वदेश से मेरी भेंट हो गई। कभी कभी उनसे भी साहित्य की चर्चा होती रहती थी। उन्होंने मेरी पीली सूरत देखकर खेत के साथ कहा, बाबूजी, अब तो बिल्कुल पीले पड़ गए हैं, कोई इलाज कराइए ना। मुझे अपनी बीमारी का जिक्र बहुत बुरा लगता था। मैं भूल जाना चाहता था कि मैं बीमार हूँ। जब 2-4 महीने ही का ज़िंदगी का नाता है तो क्यों ना उसे हंसकर मरूं और हंसकर जीऊं। मैंने चिढ़कर कहा, मर ही तो जाऊंगा भाई, या कुछ और होगा। मैं मौत का स्वागत करने को तैयार हूँ। द्विवेदी जी बेचारे लज्जित हो गए। मुझे पीछे से अपनी उग्रता पर बड़ा खेद हुआ। ये 1921 की बात है। असहयोग आंदोलन जोरों पर था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी हो चुका था। उन दिनों महात्मा गांधी ने गोरखपुर को दौरा किया। गजमिया के मैदान में ऊंचा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। 2 लाख से कम जमाव थे। क्या शहर, क्या देहात, श्रद्धालु जनता दौड़ी चली आती थी। ऐसा समारोह मैंने अपने जीवन में कभी ना देखा था। महात्मा जी के दर्शनों का यह प्रताप था कि मुझ जैसा मरा हुआ आदमी भी चेत उठा। उसके 2 ही 4 दिन बाद मैंने अपनी 20 साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब देहात में चलकर कुछ प्रचार करने की मेरी इच्छा हुई। पोद्दार जी का देहात में एक मकान था। हम और वह दोनों वहाँ चले गए और चरखे बनवाने लग गए। वहाँ जाने के 1 सप्ताह बाद मेरी पेचिश कम होने लगी। यहाँ तक कि 1 महीने के अंदर मल के साथ आव आना भी बंद हो गया। फिर मैं काशी चला आया और वहाँ अपने देहात में बैठकर कुछ प्रचार और कुछ साहित्य सेवा में जीवन को सार्थक करने लगा। गुलामी से मुक्त होते ही मैं 9 साल के जीर्ण रोग से भी मुक्त हो गया। इस अनुभव ने मुझे कट्टर भाग्यवादी बना दिया है। अब मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है और मनुष्य का उद्योग भी इच्छा के बिना सफल नहीं होता है। इस तरह आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन की आप बीती। इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब जो होना होता है वही होता है। हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान जो चाहते हैं वही होता है और आगे चलकर वह अच्छा ही होता है। ध्यान से इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।